नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। लगातार आपकी तैयारी कर रहे होंगे और जरूर वो तैयारी आपके काम आएगी और आप बहुत जल्द सफलता प्राप्त करेंगे। तो मैं आपका अपना दोस्त अजय भार्गव फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिटी फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर पर। तो जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं भाई, पिछली कक्षाओं में हमने देखा, हम धीरे धीरे पढ़ते हुए कहाँ आ पहुंचे हैं। हमने मुगल काल स्टार्ट कर लिया था। पहली कक्षा में मैंने आपको बताया बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में। उससे अगली कक्षा में मैंने आपको बताया अकबर और सलीम यानी कि जहांगीर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पांचवें मुगल शासक के बारे में। जो पांचवा मुगल शासक था शाहजहां, जिसको खुर्रम खां के नाम से भी जाना जाता था। तो अभी हम उसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीजें रही इसके द्वारा। मतलब इसका जो टाइम पीरियड था वो स्थापत्य काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी कि सोने का युग कहा जाता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त इसने क्या किया भाई, इसने जैसे बहुत सारी स्थापत्य कलाओं का निर्माण करवाया। जैसे हम कह सकते हैं मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, या एक दो और चीजें थी जो बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है। ताजमहल का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। एक मयूर सिंहासन या फिर दीवाने खास भी पूछा जाता है, तो मयूर सिंहासन का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया और उसके ऊपर कोहिनूर हीरा लगवाया गया था। तो फिर वो सारी बातें डिस्कस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज हम पढ़ेंगे पांचवें मुगल शासक के बारे में और उसका नाम क्या रहेगा, शाहजहां। ठीक है भाई, आज मैं आपको शाहजहां के बारे में भी बताऊंगा और शाहजहां के अतिरिक्त मैं आपको किस बारे में बताऊंगा भाई। एक तो हो गया शाहजहां और दूसरा क्या हो गया आपका, दूसरा रहेगा औरंगजेब। दूसरा क्या रहेगा बेटा, दूसरा रहेगा औरंगजेब। तो यहां पर हम लिख लेते हैं शाहजहां। ठीक है भाई। अब जो ये शाहजहां था, इस शाहजहां का जो नाम माना जाता है वो क्या माना जाता है भाई, वो माना जाता खुर्रम। क्या माना जाता बेटा, इसका नाम क्या था, इसका नाम था खुर्रम। इसका जो नाम शाहजहां पड़ा था उसके पीछे एक बड़ा लॉजिक है। ऐसा बताते बहुत छोटी उम्र में जो शाहजहां था, जो खुर्रम था, ठीक है भाई, खुर्रम ने क्या किया था, दक्षिण जो भारत का कुछ हिस्सा था उस पर विजय प्राप्त की थी और उससे खुश होकर जहांगीर ने इनको क्या किया था, ये शाहजहां की उपाधि दी थी। तो आपसे पूछा जा सकता है ये उपाधि किसने दी थी भाई, तो ये उपाधि इनको दी थी जहांगीर ने। किसने दी थी बेटा ये उपाधि, तो उपाधि ये दी थी जहांगीर ने। जहांगीर कौन थे, जहांगीर इसके पिता थे भाई। तो आपसे पूछा जा सकता है तो इसके पिता कौन हो गए, इसके पिता हो गए जहांगीर, और इन्हीं के द्वारा क्या दी गई, इनको शाहजहां की उपाधि दी गई थी। अब हम देखेंगे इनका वास्तविक नाम क्या था, मूल नाम क्या था, कहां पर जन्म हुआ। एक एक बात मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊंगा। यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई। शाहजहां का अगर आपसे नाम पूछा जाए तो खुर्रम, इनके पिता का नाम पूछा जाए तो जहांगीर। इनको शाहजहां की उपाधि किसने दी, जहांगीर ने दी, क्योंकि इन्होंने दक्षिण पे विजय प्राप्त की थी। चलो भाई, पहला प्रश्न देखो, किस सम्राट को राजा खुर्रम के नाम से भी जाना जाता। बहुत बार परीक्षा में आता है ये प्रश्न कि राजा खुर्रम के नाम से किसको जाना जाता है। तो बेटा राजा खुर्रम के नाम से हम किसको जानेंगे, हम जानेंगे शाहजहां को। अभी मैंने आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से बताया था। तो अब इससे आगे हम जो जो चीजें रहने वाली है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। टू द पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से हम एक एक चीज को कवर करने का प्रयास करेंगे। यहां पर देखिएगा, देखो खुर्रम यानी कि शाहजहां, इसका जो जन्म है बेटा कब हुआ, 1592 ईस्वी में हुआ। कहां पर हुआ, लाहौर में हुआ। नोट करते जाना भाई। जन्म 1592 में हुआ, पिता का नाम सलीम था या जहांगीर था, और जन्म कहां पर हुआ बेटा, लाहौर के अंदर हुआ। कब हुआ, 1592 में। शाहजहां का मूल नाम, अगर हम इसका वास्तविक नाम अगर हम जानने का प्रयास करेंगे तो शहाबुद्दीन बेग मोहम्मद खान खुर्रम था। तो आपसे पूछा जा सकता है इनका मूल नाम क्या था, मिर्जा शहाबुद्दीन बेग मोहम्मद खान खुर्रम। और ये खुर्रम वाला तो आप याद रख लेना भाई। इनकी माता का जो नाम था वो जगत गोसाई था। तो काफी बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है जगत गोसाई किसकी माता है, तो ये शाहजहां की माता का नाम था जगत गोसाई। इनके पिता का नाम जहांगीर था। खुर्रम को जहांगीर ने इसकी दक्षिण विजय से प्रसन्न होकर शाहजहां की उपाधि दी थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो शाहजहां की उपाधि इनको दी गई वो किसके द्वारा दी गई, तो वो जहांगीर के द्वारा दी गई। किस से प्रसन्न होकर, इनकी दक्षिण विजय से प्रसन्न होकर। इनका जो राज्याभिषेक होता है वो 24 फरवरी 1628 को होता है।
ठीक है भाई, तो आपसे पूछा जा सकता है कि शाहजहां का राज्य अभिषेक कब हुआ, तो इसका राज्य अभिषेक हुआ 24 फरवरी 1628 में। शाहजहां ने राज्याभिषेक के समय एक उपाधि धारण की जिसका नाम था अबुल मुजफ्फर साहबिन मोहम्मद साहिब किरने सानी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है राज्याभिषेक के बाद इन्होंने कौन सी उपाधि को धारण किया था, तो उपाधि क्या थी बेटा, साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी। तो ये उपाधि इन्होंने धारण की थी किसके बाद बेटा, राज्याभिषेक के बाद। अब होता क्या है आगे देखेंगे भाई। राजा बनने से पहले राजकुमार के रूप में वह दक्षिण बिहार, बंगाल, गुजरात और दिल्ली के गवर्नर रह चुके थे। कौन, शाहजहां। शाहजहां को वास्तुकार राजा या फिर बिल्डरों का राजकुमार भी कहा जाता है, क्योंकि इनके समय में वास्तुकला में एक प्रकार से कह सकते हैं बहुत ज्यादा उछाल आया था। और उसका आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। ताजमहल का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया, मयूर सिंहासन का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया, दीवाने खास इनके द्वारा बनवाया गया, मोती मस्जिद इनके द्वारा बनवाई गई। तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको आगे देखने को मिलेगी। तो इनको क्या कहा जाता है, वास्तुकला का राजा या फिर बिल्डरों का राजकुमार, क्योंकि इनके शासनकाल में दुनिया में मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा गया। और इन्हीं के काल को क्या कहा जाता है, स्थापत्य काल का सोने का युग भाई, सरवण युग। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक सारी चीजें। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, आरजूमंद बानो बेगम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आरजूमंद बानो बेगम जो थी वो किसकी पत्नी थी भाई, वो शाहजहां की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी बेटा, शाहजहां की पत्नी थी। अब इसका एक अन्य नाम भी था, तो वो आप लोगों को बताना है इसका अन्य नाम क्या था। तो इसका अन्य नाम था बेटा मुमताज महल। और इसी के नाम से ये क्या करता है, ताजमहल की स्थापना करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था, तो आरजूमंद बानो की याद में क्या बनवाया गया था, ताजमहल। क्या बनवाया गया बेटा, इसी की याद में क्या बनवाया गया, ताजमहल। ताजमहल कहाँ है, आगरा में। आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और आपसे पूछ ले किसके द्वारा ये बनाया गया, तो अहमद उस्ताद लोहारी लाहौरी के द्वारा ये बनाया गया था। सारी चीजें क्लियर भाई। इसी का क्या नाम था, आरजूमंद बानो बेगम, जो किसकी पत्नी थी, ये थी भाई शाहजहां की पत्नी भाई। ये क्या थी, शाहजहां की पत्नी, शाहजहां की पत्नी। चीजें क्लियर भाई, ठीक है। तो इसी का नाम क्या था, इसी का नाम था आरजूमंद बानो बेगम, और इसी का क्या नाम था, मुमताज महल के नाम से ये प्रसिद्ध हुई। देखो 1612 में खुर्रम का विवाह, यानी कि हम खुर्रम किसको कहेंगे, शाहजहां को, का विवाह आशफ खां की पुत्री अर्जुमंद मानो बेगम, जो मुमताज महल के नाम से जानी गई, से हुआ। उसने मलिका जमानी की उपाधि प्रदान की। और इसको कौन सी उपाधि दी भाई, इसको उपाधि दी मलिका जमानी। ये काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि अर्जुमंद बानो बेगम को शादी के बाद खुर्रम ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी, तो मलिका जमानी में। जहांगीर की पत्नी नूरजहां के भाई आशफ खां की पुत्री अर्जुमंद मानो बेगम से शाहजहां का विवाह हुआ था। हालांकि इसकी कई पत्नियां थी, मैंने आपको बताया भाई मुगलों के अंदर ये इतिहास आपको देखने को मिलेगा, इनकी बहुत सारी पत्नियां हुआ करती थी। परंतु सबसे चर्चित अर्जुमंद बानो बेगम थी। इन्हीं को मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं के याद में क्या करते हैं, इन्हीं की याद में शाहजहां के द्वारा क्या बनवाया जाता है, ताजमहल बनवाया जाता है। क्या बनवाया जाता है बेटा, ताजमहल। यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई। चलो अब देखो ताजमहल के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बताऊंगा भाई, पहले एक बार इसको देख लीजिए। देखो ताजमहल कहां पर है, सारी बातें यहां पर स्पष्ट तौर पर दिखाई गई है। एक बार देखें भाई, ताजमहल भारतीय शहर आगरा में, ठीक है, कहां पर है बेटा ताजमहल, ताजमहल है भाई आगरा के अंदर। और ये तो आपको पता है भाई, आगरा कहाँ पड़ता है, आगरा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ये तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहां तक तो सारी चीजें समझ गए भाई आप, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाता है कि ये किसकी याद में बनवाया गया, किसने बनवाया, तो वो सारी चीजें आप लोगों को ज्ञात होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो फटाफट से बताइएगा भाई, ये किसने बनवाया ताजमहल, ताजमहल किसने बनवाया था, तो आपको ज्ञात होना चाहिए ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने, ठीक है भाई। किसकी याद में बनवाया था, ये बनवाया था अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम या फिर मुमताज महल की याद में भाई। कहां पर बनवाया, यमुना नदी के किनारे। किस शहर में बनवाया, आगरा में। आगरा किस
राज्य के अंदर पड़ता है? उत्तर प्रदेश। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। अब ये ऑफिशियल कंटेंट है सारा का सारा, इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं डाल रहा भाई। ये सारी चीजें आप देख लो, कब से कब तक का टाइम लगा, सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है। A to Z आप इसको पढ़ो बहुत अच्छे से, ठीक है। अब ये पूछ सकते हैं कि ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो इसका जो वास्तुकार माना जाता है, वो वास्तुकार किसको माना जाता बेटा, तो इसका वास्तुकार माना जाता है उस्ताद लाहौरी को। किसको मानते हैं भाई? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है भाई, किसको मानते हैं इसका वास्तुकार? उस्ताद अहमद लाहौरी। अगर उस्ताद अहमद लाहौरी ऑप्शन में ना हो तो आप उस्ताद ईशा की तरफ भी जा सकते हो। समझ में आ गया भाई? यहां तक सारी चीजें क्लियर। कब बन के तैयार हुआ, एक एक बात यहां पर सारा ऑफिशियल कंटेंट ले लिया भाई, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताया मैंने इसमें। ठीक है भाई, 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में इसको नामित किया गया। भारत में मुस्लिम कला का गहना और दुनिया की विरासत की सार्वभौमिक प्रशंसीय कृतियों में से एक है। ठीक है भाई, 2007 में इसे विश्व के 7 आश्चर्य पहल विजेता घोषित किया गया, यानी 7 अजूबों में शामिल कह सकते हैं। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता? तो किसको कहा जाता भाई? अभी तो स्पष्ट हुआ था, शाहजहां के काल को। किसके काल को? शाहजहां, जिसको खुर्रम खां के नाम से भी जाना जाता है। समझ में तो आ रही ना चीजें? शाहजहां के द्वारा बनवाए गए किस भवन में तख्ते ताउस था? अब तख्ते ताउस को हम क्या कहते हैं? तख्ते ताउस को हम मयूर सिंहासन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मयूर सिंहासन। इसी मयूर सिंहासन को क्या कहा जाता है? तख्ते ताउस भाई। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? तख्ते ताउस। यानी कि हम ये कह सकते हैं भाई, ये एक ऐसा सिंहासन था जो अपने आप में अजूबा था। इसमें इतना सोना लगा हुआ था भाई, इतना चांदी लगा हुआ था, और सबसे बड़ी बात इसके अंदर, जो इसके सबसे ऊपर जो मुकुट पर माना जाता सबसे ऊपर, क्या था भाई? कोहिनूर हीरा। तो इस पर क्या था? कोहिनूर हीरा। ठीक है भाई, तो जो ये मयूर सिंहासन है भाई, ये मयूर सिंहासन किसने बनवाया भाई? किसने बनवाया? तो ये शाहजहां ने बनवाया। किसने बनवाया बेटा? तो ये बनवाया शाहजहां ने। किसने बनवाया? शाहजहां ने। तो आपसे ये पूछ ले कि मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस पर बैठने वाला पहला मुगल शासक। ठीक है भाई, पहला मुगल शासक जो तख्ते ताउस पर बैठा, जो तख्ते ताउस पर बैठा, तो वो कौन था बेटा? वो था भाई शाहजहां। ठीक है भाई, इसी के द्वारा तख्ते ताउस या फिर मयूर सिंहासन बनवाया गया। और ये किस भवन में तख्ते ताउस था भाई? तो ये था दीवाने खास में। किसमें था बेटा? दीवाने खास। और दीवाने खास कहाँ है? आगरा में। यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई। जो ये मयूर सिंहासन था, ये मयूर सिंहासन आपको ज्ञात ही होगा, मैंने आपको एक युद्ध करवाया था, करनाल का युद्ध। हरियाणा के अंदर 24 फरवरी 1739 को एक युद्ध होता है, करनाल का युद्ध। ये ईरानी शासक नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में होता है, जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला हार जाता है, और फिर नादिर शाह इससे क्या छीन कर ले जाता है? ये तख्ते ताउस छीन कर ले जाता है, और कोहिनूर हीरा भी ले जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला शासक जो मयूर सिंहासन पर बैठा, तो वो शाहजहां था। किसने बनवाया? वो भी शाहजहां था। और अंतिम मुगल शासक जो तख्ते ताउस पर बैठा, वो मोहम्मद शाह रंगीला था। कौन था बेटा? मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया बेटा? तो ये शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था दिल्ली का लाल किला? तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण भी बेटा किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं, वरना मैं वन लाइनर में भी करवा के निकल सकता था। ठीक है, आगे देखिएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया? तो मोती मस्जिद का निर्माण भी किसने करवाया था बेटा? तो मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। समझ में आया भाई? एक एक चीज आपको कवर करवा रहा हूं,
मयूर सिंहासन, ताजमहल, तख्ते ताऊस, दीवाने खास। ठीक है भाई। इसके अतिरिक्त दिल्ली का लाल किला। ठीक है भाई। और उसके अतिरिक्त जामा मस्जिद दिल्ली की और मोती मस्जिद, इन सभी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया बेटा? शाहजहां के द्वारा करवाया गया। और इतने सारे स्थापत्य कला के जो उदाहरण थे, इन्हीं के कारण से इस युग को क्या कहा गया? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, यानी कि सोने का युग। अब देखो भाई, मुगल बादशाह शाहजहां को नई इमारतों एवं मस्जिदों के निर्माण का बहुत शौक था। उसने यमुना नदी के तट पर एक विशाल किला बनवाने का आदेश दिया और किले के अंदर दीवाने खास एवं दीवाने आम का निर्माण करवाया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है भाई, तो दीवाने आम व दीवाने खास भी किसने बनवाए थे? शाहजहां ने बनवाए थे किले के अंदर, आगरा में। शाहजहां के मुमताज महल से उत्पन्न 14 संतानों में से केवल 4 पुत्र एवं 3 पुत्रियां ही जीवित बची। यानी जो इसकी पत्नी थी आरजूबंद बानो बेगम, ठीक है, जिसको मुमताज महल के नाम से जानते थे, इसको 14 संतान हुई भाई। ठीक है। तो 14 संतान में से जो जीवित रही वो केवल 7 थी, जिसमें से 4 पुत्र एवं 3 पुत्रियां जीवित रही। ठीक है भाई। अब अगर आपसे पूछ ले उनके नाम क्या क्या थे, तो जहां आरा, बकायदा इनकी डेट दे रखी है, एक दारा शिको, रोशन आरा, औरंगजेब, मुराद बख्श और गोहन आरा। ठीक है। तो इनके जन्म भी दे रखे हैं, ये 7 जीवित रहे थे। अब क्या होता था, मुस्लिम जो सत्ता होती थी या मुगल जो काल था, उसमें उत्तराधिकार को लेकर किसी प्रकार के कोई उत्तराधिकारी को लेकर किसी प्रकार के कोई नियम नहीं थे। इस कारण से ये क्या करते थे, आपस में लड़ते थे, मारते थे और राजा बनते रहते थे भाई भाई। ठीक है। तो यहां तक सारी चीजें स्पष्ट हो गई हमारी। आगे बढ़ते हैं भाई। मुगल साम्राज्य की राजधानी स्थानांतरित की गई, किसके द्वारा? ये आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी भाई। आगरा से दिल्ली, आगरा से दिल्ली किसके द्वारा स्थानांतरित की गई बेटा? तो ये की गई शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा की गई? शाहजहां। अगर आपको आगरा से दिल्ली ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो क्या ऑप्शन में मिलेगा आपको? शाहजहानाबाद। ठीक है भाई, ये दिल्ली के पास ही एक क्या था, एक स्थान था। तो ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है भाई, अगर दिल्ली ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो। शाहजहां ने इलाही संवत को समाप्त कर दिया भाई। आपको ज्ञात है पीछे इलाही संवत चलाया गया था, किसने चलाया था इलाही संवत? अकबर ने चलाया था। तो उसको समाप्त करने का काम किसने किया? शाहजहां ने। इसने पुनः हिजरी संवत का क्या किया? प्रारंभ किया। दरबार में सिजदा की प्रथा समाप्त की। सिजदा क्या था? सिर झुकाना, राजा के सामने सिर झुकाना, उसको भी समाप्त करवा दिया। ठीक है भाई। सिजदा और पाबोस आपको पता बलवन लेकर आया था, तो उसको समाप्त करवा दिया। इसके स्थान पर चहार तस्लीम प्रणाली प्रारंभ की। ईसाई धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई। तो ये सारे काम किसने किए? शाहजहां ने। अब शाहजहां के शासनकाल में फ्रांसीसी यात्री बार्नियर, ट्रेवनियर, मयूर सिंहासन के बारे में इन्होंने विवरण दिया। और इतालवी यात्री निकोलाओ मनुची ने भारत का दौरा किया था। तो ये किसके शासनकाल में आए? शाहजहां के शासनकाल में। अब शाहजहां ने अपने दरबार में सजदा और पाबोस रस्मों पर रोक लगा दी और वकील के कार्यकाल को समाप्त कर दिया। बादशाहनामा लिखने वाले पंडित राज जगन्नाथ और अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के दरबारी कवि थे। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है। पंडित राज जगन्नाथ किसके दरबार में कवि थे? तो ये शाहजहां के दरबार में कवि थे, काफी बार परीक्षा में आता है। ठीक है भाई। आगे देखेंगे, शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम थे। शाहजहां ने ही दिल्ली को राजधानी बनाया था। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि भी दी थी। ठीक है भाई। मुख्य चित्रकार पूछते हैं मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम। शाहजहां का मकबरा कहाँ है भाई? फटाफट से कमेंट करके बताओ भाई, शाहजहां का जो मकबरा है वो कहां पर है? तो शाहजहां का मकबरा कहां पर है? आगरा में ही होगा भाई, जहां पर ताजमहल है वहीं पर इसका मकबरा है भाई। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आगरा। देखो, शाहजहां के अंतिम 8 वर्ष आगरा के किले शाहबुर्ज में एक बंदी की तरह व्यतीत किए। उस समय उसकी बड़ी पुत्री जहां आरा ने साथ रहकर उसकी सेवा की। शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में हुई और उसे ताजमहल में उसकी पत्नी की ही कब्र के निकट साधारण नौकरों द्वारा दफना दिया गया। के पीछे का लॉजिक बताया जाता है कि औरंगजेब क्या करता है, इसको बंदी बना लेता है और ये अपने जीवन के जो अंतिम क्षण होते हैं ये एक बंदी यानी एक कैदी के रूप में व्यतीत करता है और इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है और इसको यहीं पर दफना दिया जाता है।
आगे देखिएगा भाई, एतमादुद्दौला या इम्ताद उद्दौला का मकबरा कहां पर है? बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई, फटाफट से जवाब दीजिए भाई, कहां पर है ये? ठीक है, देखते कितने साथी जवाब देंगे। एतमादुद्दौला या फिर इम्ताद का मकबरा कहां पर है, बताइएगा भाई, कहां पर है ये मकबरा? जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी फटाफट से कमेंट करके बताएंगे भाई, ये मकबरा कहां पर है। ठीक है, इस मकबरे को है ना बेटा किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां का पिता था मिर्जा गायस बेग। ठीक है, तो उसी को समर्पित है ये मकबरा, तो ये बनवाया था भाई। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये कहाँ पर है, मिर्जा गियास बेग को समर्पित है ये मकबरा। ठीक है, तो कहाँ पर है ये, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा भाई, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, कहाँ पर है बताइएगा भाई। अरे जब आपको पता सारी चीजें ही आगरा में हो रही है तो ये बाहर कहाँ जाएगा मेरे भाई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। एतमादुद्दौला या इम्ताद उद्दौला का मकबरा कहाँ पर है? आगरा में है, और ये मिर्जा गियास बेग को समर्पित है। मिर्जा गियास बेग। ठीक है भाई, ये किसके पिता थे? ये पिता थे किसके भाई? नूरजहां के। किसके पिता थे? नूरजहां। और ये बनवाया भी किसने था? तो ये जो किला, मतलब ये जो मकबरा बनवाया था, ये किसने बनवाया था? तो ये नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है, बनवाया किसने बनवाया? नूरजहां ने ये बनवाया था। गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया है? गीता का फारसी में अनुवाद, तो आपको पता है इन शासकों में से एक बहुत अच्छा विद्वान कौन था, वो मेरे को बताओ। तो इन सभी मुगल शासकों में से सबसे अच्छा जो विद्वान था वो दारा शिकोह था। तो दारा शिकोह क्या था भाई? दारा शिकोह एकदम से धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था और बहुत विद्वान था। तो इसने क्या किया, इसने गीता का फारसी में अनुवाद किया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता, गीता एवं उपनिषदों का फारसी में उपवाद करने वाला राजा मुगल शासक कौन था? गीता एवं उपनिषदों का फारसी में अनुवाद, तो गीता एवं उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया बेटा? तो ये किसने किया था भाई? ये दारा शिकोह ने किया था। ठीक है भाई, दारा शिकोह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था भाई, और खासकर हरियाणा से रिलेटेड पर्सन भी पूछे जाते हैं भाई। दारा शिकोह को बड़ा प्रेम था भाई। ठीक है, किससे? हरियाणा में पलवल में आकर ये काफी समय व्यतीत करता था। ठीक है, पलवल के जंगलों में रहना पसंद करता था ये। देखो, शाहजहां के चार पुत्र थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब। दारा शिकोह ने 1657 ईस्वी में सिरे अकबर के शीर्षक के तहत गीता और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। दारा शिकोह को शाहजहां ने सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी। दारा शिकोह ने मजम उल बहरीन पुस्तक लिखी थी फारसी भाषा के अंदर। किस भाषा में लिखी थी बेटा? फारसी भाषा में लिखी थी। कौन सी उपाधि दी गई शाहजहां के द्वारा इनको? सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई। किसको दी गई? दारा शिकोह को। किसने दी? शाहजहां ने दी थी भाई। चीजें क्लियर यहां तक भाई? आगे भाई, औरंगजेब किसका पुत्र था? तो फटाफट से कमेंट करके बताओ भाई, औरंगजेब किसका पुत्र था? तो अभी आपको पीछे बताया था शाहजहां के पुत्रों के बारे में, तो औरंगजेब किसका पुत्र था? औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। ठीक है भाई, औरंगजेब को हम जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? जिंदा पीर। क्योंकि इसको क्या था भाई, इसको कुरान पूर्णतः कंठस्थ थी, यानी याद हुआ करती थी। इसके अतिरिक्त इसको आलमगीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आलमगीर, क्योंकि ये उपाधि इसने धारण की थी। तो आलमगीर का मतलब होता है विश्व विजेता भाई। ठीक है भाई, तो ये सब किसको कहा जाता था? औरंगजेब को कहा जाता था। जिंदा पीर और आलमगीर इसको कहा जाता था। तो ये किसका पुत्र था? ये शाहजहां का पुत्र था। देखो, मुहुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दोहाद गुजरात में हुआ था।
औरंगजेब ने आलमगीर यानी विश्व विजेता की उपाधि धारण की। उन्होंने अपनी आत्मकथा फतवा ए आलमगीरी लिखी। उसको जिंदा पीर, दरवेश और आलमगीर की उपाधियां स्वीकार की थी। तारीखे दिलकुशा पुस्तक भीमसेन द्वारा लिखी गई, जो औरंगजेब के दरबारी कवि थे। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये सब किस भाषा में लिखी गई है? फारसी में ही लिखी गई थी। ठीक है। लगभग लगभग भाई मुगल काल के अंदर हम सिर्फ बाबर की जो आत्मकथा थी, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाकी मोस्टली सारी किताबें, ज्यादातर जो किताबें हैं वो फारसी में ही लिखी गई है। ठीक है, समझ में आ गया भाई? यहां तक सारी चीजें स्पष्ट आप लोगों के सामने। ठीक है, दरवेश आलमगीर जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। पूर्ण नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये हो गया। जन्म पूछ लिया जाए तो बकायदा डेट दे दी, स्थान बता दिया। ठीक है, उपाधि के बारे में बता दिया, इसके दरबारी कवि ने कौन सी पुस्तक लिखी वो बता दी, इसकी खुद की आत्मकथा क्या थी वो बता दी। आगे देखिए, ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहां पर अवस्थित है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है भाई। अब जो औरंगजेब है ये भी क्या करता है, अपने पिता के नक्शो कदम पर चलता है और अपनी पत्नी के लिए, ठीक है भाई, ताजमहल की तरह का एक मकबरा या फिर आलीशान महल बनवाता है। ठीक है, जिसको क्या कहा गया? जिसको ताजमहल की प्रतिकृति कहा गया। और ये कहां पर बनवाया गया? ये औरंगाबाद में बनवाया गया। औरंगाबाद कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहां पड़ता बेटा? महाराष्ट्र में। ठीक है, इसको बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बेटा? इसको कहा जाता है बीबी का मकबरा। ठीक है भाई, और बीबी के मकबरे के अतिरिक्त इसको कहा जाता है द्वितीय ताजमहल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? द्वितीय ताजमहल। ठीक। बहुत सारे विद्वान इसको काला ताजमहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काला ताजमहल। बहुत सारे विद्वान इसको दक्कन का ताज भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? दक्कन का ताज, यानी कि दक्षिण का ताज। तो ये सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। ये औरंगाबाद भिवानी, यानी कि भिवानी कह रहा हूँ, महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर। किसने बनवाया था ये बनवाया था औरंगजेब ने। किसने बनवाया था ये? औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब ने बनवाया। अब अपनी पत्नी के लिए बनवाया। अब चीजें पता होनी चाहिए, पत्नी का क्या नाम था, क्या क्या चीजें थी, तो ध्यान से देखो। बीबी का मकबरा छठवें मुगल सम्राट, यानी 5 के बारे में मैं बता चुका था, छठा कौन सा आ गया? औरंगजेब। तो औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया लगभग 1660 में। अब डेट्स को लेकर भाई मैं क्लियर कर देता हूं। ये जो इतिहास के अंदर डेट्स होती है ना, ये बड़ी, हर पुस्तक के अंदर आपको अलग अलग मिलेगी, तो थोड़ा है इसको अपने लेवल पर भी वेरीफाई करते रहना। औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम, औरंगजेब की बड़ी एक खासियत ये थी कि भाई इसने ऐसा नहीं किया कि मैं 50 बीवियां बना लूं, मैं 20 बीवियां बना लूं। तो ये अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता था और इसी के प्रति समर्पित था। तो इसने क्या किया, अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम या रबिया उद दरानी की याद में बीबी का मकबरा बनवाया। और ताजमहल के सादृश्य, यानी कि उसी जैसा होने के कारण इसको बीबी के मकबरे को दक्कन के ताज के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जानते हैं? दक्कन के ताज के रूप में भी हम जानते हैं। कहाँ है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। 1679 में जजिया कर इन्होंने पुनः लागू कर दिया, क्योंकि ये जजिया कर ऐसे ही होता है। शुरुआत इसकी मोहम्मद बिन काशिम के द्वारा की गई और फिर कभी कोई लगाता गया, कोई हटाता गया, तो दोबारा से क्या करता है भाई? औरंगजेब जजिया कर लागू कर देता। औरंगजेब ने बीबी के मकबरे का निर्माण भी औरंगाबाद, महाराष्ट्र में करवाया था भाई। देखो यहीं पर आ गया ना थोड़ा डेट्स के अंदर फेरबदल। तो मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर 1660 दे रखा है, तो डेट्स का ऐसा होता मेरे भाई, डेट्स में मिसमैच होगा ही होगा। हम अगर 3-4 बुक से पढ़ रहे हैं तो दिक्कत आती आती है, क्योंकि ये ऑफिशियली भी नहीं दिया हुआ। एक्यूरेट डेट आपको ऑफिशियली भी नहीं मिलती। ठीक है, तो हम इसको एक बार यहाँ से रिमूव ही कर रहे हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो चीज़ें मैं नहीं रखना चाहता। अब कुछ ये भी कह सकते हैं कि क्या सर आपको नहीं पता, आप पढ़ा तो रहे हो बहुत अच्छे से लेकिन आपको डेट याद नहीं है। तो मेरे भाई डेट्स का ऐसा होता है, मैं स्पष्ट बार बार कर चुका हूँ, इतिहास में डेट्स को लेकर बहुत ही अलग अलग मत मिलेंगे आपको, अलग अलग किताबों में बिल्कुल अलग अलग डेट्स मिलेंगे। औरंगजेब ने दिल्ली में सिखों के 9वें गुरु
तेग बहादुर की हत्या करवा दी। ठीक है, और औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई? 1707 में हो गई भाई। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। अब औरंगजेब के द्वारा आपको ज्ञात ही है उत्तराधिकार के लिए कुछ युद्ध किए गए थे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वो सभी युद्धों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, देखते रहिएगा। उससे पहले देखेंगे भाई, उसने लाल किले में, जो दिल्ली में है, मोती मस्जिद, लाहौर में बादशाही मस्जिद, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया। उसने काशी की विश्वनाथ मंदिर के केशवराय मंदिर, सोमनाथ मंदिर जैसे कई हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया। इसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्रफल के मामले में अपने शिखर पर पहुंच गया। इसने अपने दरबार में संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने ईस्ट इंडिया को अनुदान देते हुए एक फरमान जारी किया, कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार। इसकी मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हो गई भाई। तो औरंगजेब की मृत्यु के बारे में बता दिया। अब जो औरंगजेब के द्वारा उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध लड़े गए उनके बारे में हम देखेंगे, और मुख्यतः सभी में हम ये मान के चलेंगे कि औरंगजेब और दारा सिको या फिर शाह सुजा, इन्हीं के युद्ध चलते रहते हैं, तो उसी बारे में चीजें स्पष्ट करेंगे। यहां तक सारी चीजें क्लियर। 1658 में बहादुरपुर की लड़ाई में, तो पहला आपसे पूछा जाएगा बहादुरपुर का युद्ध भाई। ठीक है, शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सुजा को शाहजहां के पोते, किस पोते ने हराया भाई? तो ये किसने हराया था? ये हराया था सुलेमान सिको ने। तो आपसे पूछा जा सकता है भाई, ठीक है, इसमें कौन जीता था? आपसे पूछेंगे बहादुरपुर की लड़ाई कब हुई? 1658 में। इसमें कौन जीता? तो बेटा कौन जीता था इसके अंदर? तो इसके अंदर जीता था भाई कौन? फटाफट से कमेंट करके बताओ कौन जीता? तो इसमें जीता था भाई सुलेमान सिको। ठीक है भाई, और इसमें शाह सुजा हार गया था। हारा कौन भाई? हारा इसमें शाह सुजा। हारा कौन? शाह सुजा। जीता कौन? तो इसमें जीत किसके हाथ लगी? तो जीत हाथ लगी सुलेमान सिको के। ये मैं आपको पीवाईक्यू करवा रहा हूं भाई। ठीक है, कभी ये सोचो, अब आपसे पूछ ले कि बहादुरपुर की लड़ाई कब हुई, तो ये डेट याद रख लेना, 1658 में हुई थी। कब हुई थी बेटा? 1658 में। नेक्स्ट भाई, 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच धर्मतपुर, धर्मतपुर की लड़ाई, इसको कहा जाता है धर्मट की लड़ाई भाई। याद कर लेना, इसको क्या कहा जाता है? धर्मट की लड़ाई। तो धर्मट की जो लड़ाई है वो कब हुई बेटा? ये हुई अप्रैल 1658 में। कब हुई भाई? अप्रैल 1658 में। ये किस नदी के किनारे हुई थी बेटा? ये नर्मदा नदी के किनारे हुई थी। इसमें होता क्या है भाई, औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच क्या होती है? लड़ाई होती है। और महाराजा जसवंत सिंह किसकी तरफ से लड़ रहा था? ये दारा सिको की तरफ से लड़ रहा था। तो इसमें जीत किसके हाथ लगती है? तो औरंगजेब इसमें जीत जाता है। औरंगजेब की क्या होती है? जीत होती है। ठीक है भाई, और हार किसकी होती है? महाराजा जसवंत सिंह की, जो किसकी तरफ से लड़ रहा था? दारा सिको की तरफ से लड़ रहा था। यहां तक सारी चीजें क्लियर। तो धर्मट की लड़ाई किस किस के बीच हुई? औरंगजेब, औरंगजेब वर्सेस दारा सिको। दारा सिको की तरफ से कौन लड़ा? दारा सिको की तरफ से लड़ा था जसवंत। कौन लड़ा था भाई? जसवंत सिंह। तो जीता कौन इसमें? तो जीता इसमें औरंगजेब। कहां पर हुआ ये युद्ध? ये हुआ भाई नर्मदा नदी के तट पर। चीजें क्लियर भाई। अगला प्रश्न, दारा सिको अंततः उत्तराधिकार के युद्ध में, सामूगढ़ के युद्ध में हार गया। तो आपको ज्ञात होना चाहिए सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था। तो सामूगढ़ का युद्ध भी कब हुआ था बेटा? 1658 में हुआ था। और ये किस किस के बीच हुआ था भाई? तो इसमें क्या होता है, औरंगजेब और मुराद बख्श दोनों साथ में लड़ते हैं। ठीक है भाई, कौन कौन लड़ता है इसमें? इसमें औरंगजेब और प्लस में मुराद बख्श। किसके खिलाफ लड़ते हैं भाई? ये लड़ते हैं किसके खिलाफ? दारा सिको के खिलाफ। दारा सिको। अब दारा सिको इसमें हार जाता है। क्या होता है बेटा? दारा सिको इसमें हार जाता है।
और दारा सिकोर अगर इसमें हार गया तो राज्य पर अधिकार किसका हो जाता है? राज्य पर अधिकार हो जाता है किसका? औरंगजेब का। तो आपसे पूछा जा सकता है उत्तराधिकार के हिसाब से, ठीक है भाई, कौन सा युद्ध ऐसा था जिसमें दारा सिको हार गया था? तो उत्तराधिकार के हिसाब से हारने वाला व्यक्ति कौन था? यहाँ पर दारा सिको था। तो जीतेगा कौन? औरंगजेब। अब यहाँ पर दो शासक साथ में लड़ रहे थे, दोनों भाई, औरंगजेब और मुराद बख्श। औरंगजेब बड़ा चालाक आदमी था, इसने क्या किया, पहले तो दोनों ने मिलकर इसको हरा दिया, फिर औरंगजेब ने इसको बंदी बनवा दिया। किसको? मुराद बख्श को क्या किया? बंदी बना दिया, और कहते हैं मार डाला। तो फिर बंदी बनाया। किसको बनाया बंदी? मुराद बख्श को। किसने बनाया? औरंगजेब ने। तो फिर जीत किसकी हुई भाई? जीत हो गई यहाँ पर औरंगजेब की। और औरंगजेब एक प्रकार से कह सकते हैं स्वतंत्र शासक, अब राजधानी इसके बस में है। ठीक है भाई, राजा ये कंप्लीटली बन गया। कब हुआ? 1658 में। तो यहां पर क्या हो गया? किससे हार गया अंततः? औरंगजेब से हार गया। नेक्स्ट भाई, सामूगढ़ का युद्ध देख लो। यहाँ पर औरंगजेब प्लस मुराद बख्श और दारा सिको के बीच हुआ भाई। दारा सिको को उनके द्वारा पराजित किया गया और मुराद बख्श को औरंगजेब ने बाद में बंदी बना लिया। देवराय का युद्ध ये 1659 में हुआ भाई। यह औरंगजेब की और दारा सिको के बीच की निर्णायक लड़ाई थी। दारा सिको को औरंगजेब ने मार डाला और मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर कब्जे की पुष्टि की भाई। तो ये सारे के सारे युद्ध आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो जो चीजें पूछी जा सकती हैं मैंने लगभग आपको स्पष्ट कर दी भाई। आई थिंक यहां तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गया भाई? आगे बढ़े भाई। हाँ, बहुत सारे साथी ये जरूर नोट कर लेना, कई बार पूछ लेते सामूगढ़ कहाँ है, देवराय कहाँ है, ठीक है, धर्मट कहाँ है। तो ये याद कर लेना भाई अपने अपने लेवल पर, क्योंकि कुछ चीजें आप लोगों के लिए भी जरूरी है छोड़ना। नहीं तो तुम सिर्फ डिपेंडेंट हो जाते हो टीचर के ऊपर, तो वो खुद भी कुछ करोगे तभी याद होगा। तो ये याद आप लोगों का काम है कि आप ये देखोगे कि ये कहाँ है, किस राज्य में है। खजवा युद्ध भाई ये 1659 में हुआ। औरंगजेब का साथ जसवंत सिंह ने दिया और औरंगजेब ने क्या किया? शाह सुजा को भी हरा दिया, जो बचा हुआ भाई था वो भी हरा दिया भाई। अब सारी चीजें इसके बस में। अब क्या होता है? जसवंत सिंह अब की बार किसकी तरफ से लड़ता है? अब की बार औरंगजेब की तरफ से लड़ता है। ठीक है भाई। और इसमें किसकी हार होती है? शाह सुजा की। ये देखो भाई, कुछ मुगल रचनाकार हैं जिन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे हैं, और वो किस भाषा में लिखे हैं वो चीजें यहाँ पर मैं क्लियर कट कर देता हूँ। बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? बाबर की। किस भाषा में है? तुर्की भाषा में। हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। किस भाषा में? फारसी में। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। किस भाषा में? फारसी में। तुजुके जहांगीरी किसने लिखा है? जहांगीर ने, फारसी भाषा में। मुंतखब उल तवारीख किसने लिखा? अब्दुल कादिर बदायूनी ने, फारसी भाषा में। शाहजहांनामा किसने लिखा? इनायत खान ने, फारसी में। और मजम उल तवारीख किसने लिखा? दारा सिको ने, फारसी भाषा में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ थे मुगल काल के, जो किस भाषा में लिखे गए, किसके द्वारा लिखे गए, मैंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिए हैं। ठीक है भाई। उसके बाद में मुगल काल में आए हुए विदेशी यात्री, ये सारी मैं लगभग करा भी चुका हूँ। रॉल्फ फिच अकबर के शासनकाल में, सर टॉमस रो व कैप्टन हॉपकिंस जहांगीर के शासनकाल में, फ्रांसिस बनियार फ्रांसीसी शाहजहां के शासनकाल में, पीटर मुंडी इटली से शाहजहां के शासनकाल में, निकोला ओनामुची ये भी शाहजहां के शासनकाल में, और ट्रेवनियर भी शाहजहां के शासनकाल में। तो ये था भाई किसके बारे में? मैंने आपको बताया शाहजहां के बारे में, औरंगजेब के बारे में। ज्यादा डिटेल में नहीं बताया भाई, सिंपल ये तरीके से बताया है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। वैसे तो बहुत कुछ बच जाता है, मैंने आपको कहा था कि मैं अकबर तक तो बहुत डिटेल से करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको टू द पॉइंट करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधे आते हैं। ठीक है, ज्यादा उलझा फिरा के नहीं आते। तो ये चीजें मैं आपको इसी प्रकार से करवाऊंगा। अब लगभग आपका ये मान के चलो भाई, हम देखेंगे कि अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर भाई। ठीक है, उसके बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा। हाँ, उसके बाद में थोड़ा सिख जो गुरु हुए हैं 10, उनके द्वारा कौन कौन से निर्माण कार्य किए गए, क्या क्या विशेष किया गया।
वो हम पढ़ लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा और रहेगा, फिर हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन शुरू हो जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगली कक्षा में आपका सारा लगभग कवर हो जाएगा। फिर यूरोपीय कंपनियों का आगमन, फिर गवर्नर जनरल, वायसराय और राष्ट्रीय आंदोलन, और पूरा इतिहास आपका कंप्लीट। ठीक है भाई, तो ये मान के चलो इस महीने में हम लगभग लगभग इतिहास को कंप्लीट कर लेंगे, और फिर हम अगले महीने से शुरू कर देंगे हमारा या तो स्टैटिक्स का पार्ट या ज्योग्राफी का पार्ट। वो आप मैसेज करके बता देना जो आप पढ़ना चाहते हो। बाकी मेरी जो सोच है, मेरा ये मानना है, स्टैटिक्स का पार्ट सभी टीचर के पास एक जैसा होगा। उसको आप याद करोगे, लिख कर देखोगे तो बहुत ज्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अन्यथा भाई अगर आप कहोगे कि आपको यही स्टैटिक जीके पढ़ानी है, तो उसमें पढ़ाने का ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर लूंगा। बाकी ज्योग्राफी अगर हम करेंगे तो ईवीएस हमारी हो चुकी है, ज्योग्राफी थोड़े में ही निपट जाएगी हमारी। ज्योग्राफी के बाद हम फिर पॉलिटी कवर कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जीएस का पोर्शन लगभग कवर हो जाएगा। बाकी सब मैं करवा चुका हूँ, एनिमल हस्बेंड्री हो, रूरल मार्केटिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, हरियाणा जीके, हिस्ट्री, फर्स्ट एड, आईपीसी, सीआरपीसी, हरियाणा करंट अफेयर, सारी चीज़ें फुल फ्लैश हो चुकी हैं भाई हमारी। मेहनत करो, आगे बढ़ो, और अपनी ज़िंदगी में कभी भी घमंड मत पालना भाई। ठीक है, अगर आपके अंदर वहम आ गया, इग्गो आ गई, तो आपकी तैयारी हमेशा डाउन जाएगी। तो किसी भी बात को लेकर बहम मत करना, किताबों को पढ़ते रहो। कई बार दिमाग में चीज़ें आती हैं कि मैंने तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, मैं तो अब पेपर में 80-90 नंबर ले ही आऊंगा। तो ये बहम कभी मत रखना दिमाग में, क्योंकि जिस एग्जाम में जीएस आती है वहां पर आप कभी भी स्ट्रोंग नहीं हो सकते। जीएस को कभी भी तोड़ मरोड़ के पेश किया जा सकता है। जो बच्चा ये सोचता है कि मैं जीएस का तो धुरंधर हूं, तो बेटा जीएस का धुरंधर कोई नहीं बन सकता भाई। ठीक है, जो आईएएस वगैरह भी होते हैं, जो एग्जाम देते हैं, वो भी लिखने से ज्यादा ये सोचते हैं कि मुझे क्या फालतू की बातें नहीं लिखनी है। वो मायने रखता है। तो आपको क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें छोड़नी है, वो आप पर निर्भर है। लेकिन जितना मैंने आप लोगों को करवाया है, मेरा प्रयास है मैं उतना ही आप लोगों को करवा रहा हूं जितना आपके एग्जाम में लगभग लगभग आने के चांसेस हैं अगले 5 साल तक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली कक्षा में। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपका अपना दोस्त अजय भार्गव अब आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय।